मॉर्निंग। तो कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसके दूसरे चैप्टर की आज हम शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है प्रवास, माइग्रेशन। इसमें प्रवास का अर्थ क्या है ये देखेंगे, प्रवास के कारण क्या हैं ये देखेंगे और प्रवास के प्रभाव या परिणाम क्या हैं हम यह देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं कि प्रवास का अर्थ क्या है। जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। इस प्रवास में जनसंख्या का दूरी तक जाना या अपने आवास में परिवर्तन या स्थान में परिवर्तन होना, इन दोनों तत्वों की अनिवार्यता रहती है। प्रवास के अनेक कारण हैं। मानव किसी भी स्थान से प्रवास क्यों करता है? वहां पर या तो कोई चीज का अभाव होता है या उसके रहने करने की परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती, इस वजह से वह वहां से प्रवास करता है। और दूसरे क्षेत्रों में वहां से जहां मूल स्थान है वहां से कोई अच्छी सुविधाएं होंगी, इसलिए वो चीजें उसको आकर्षित करती हैं, इसलिए वो वहां प्रवास कर जाता है। अगर मुख्य रूप से हम देखें तो प्रवास के कारक या कारण कौन कौन से हैं? आर्थिक कारण, अवसंरचनात्मक कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, पर्यावरण कारण हो सकते हैं और राजनीतिक कारण हो सकते हैं। इन सारे कारणों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक तो प्रतिकर्ष कारक, जिसको हम पुश कारक कहते हैं, जो वहां से धक्का देते हैं, जो मूल स्थान से और दूसरे स्थान की ओर इंसान को भगाते हैं या अपना निवास स्थान को छुड़वाने को मजबूर करते हैं, वैसे कारक प्रतिकर्ष कारक अर्थात पुश कारक कहलाते हैं। दूसरा है अवकर्ष कारक, जो पुल कारक कहलाते हैं, जो व्यक्ति को दूसरे स्थान से उस स्थान की ओर खींचते हैं, उसे हम अवकर्ष कारक अर्थात पुल कारक कहते हैं, जो आकर्षित करते हैं। वैसे कारकों को हम अवकर्ष करने वाले कारकों में रखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर जो आकर्षित करते हैं, इनमें प्रवास के कई कारक हैं। कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर क्यों जाएगा, क्यों प्रवास करेगा? तो ऐसे कौन से कारक हैं, कौन से पुश फैक्टर हैं जो वहां से धकेलते हैं? तो उनमें से अगर हम देखें तो प्रतिकर्ष कारकों के बारे में बात करें तो इनमें एक तो गरीबी, गांव में गरीबी है तो वह व्यक्ति शहर की ओर, मतलब गांव से शहर की ओर क्यों जाएगा? एक तो वहां पर गरीबी है, प्रतिकर्ष कारक कौन सा काम करेगा? गरीबी है। दूसरा कृषि भूमि, कृषि भूमि है, उस पर जनसंख्या का अधिक दबाव है। कृषि वर्तमान में कोई फायदे का सौदा नहीं है, फायदे का कार्य नहीं है, इसलिए कृषि भूमि पर अधिक जनसंख्या का दबाव होने के कारण वह व्यक्ति गांव से शहर की ओर जाएगा। तो इस पर यहाँ पर जनसंख्या का अधिक दबाव होने के कारण स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं की कमी, स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं की कमी, स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण कोई व्यक्ति यहाँ से प्रवास करेगा। शिक्षा, शहरों में शिक्षा का उच्च स्तर होना और गांव में ऐसी सुविधाओं, स्कूल कॉलेज की सुविधाओं का कम होना, गरीबी, कृषि भूमि, स्वास्थ्य व चिकित्सा की कमी, शिक्षा, आधारभूत संरचनाओं का अभाव, आधारभूत संरचनाओं का अभाव, आधारभूत संरचनाओं का अभाव, जैसे बिजली, पानी, अस्पताल, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी सुविधाओं की कमी के कारण कोई व्यक्ति गांव से शहर की ओर जाता है। इसके अलावा कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी फटना,
तो ये इस प्रकार से अगर कहीं पे बाढ़ है तो व्यक्ति वहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह चला जाएगा, कहीं सूखा पड़ गया तो व्यक्ति वहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह चला जाएगा, भूकंप आ गया तो व्यक्ति वहाँ से दूसरी जगह चल जाएगा, सुनामी आ गई तो व्यक्ति वहाँ से दूसरी जगह चला जाएगा, भूस्खलन हो गया तो व्यक्ति वहाँ से चला जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो व्यक्ति वहाँ से चला जाएगा। अगर कहीं कोई युद्ध की स्थिति है, युद्ध वाला स्थान है तो व्यक्ति वहाँ रहना पसंद नहीं करेगा, वहाँ से वो दूसरी जगह चला जाएगा। अगर कहीं कोई संघर्ष हो रहा है, स्थानीय संघर्ष हो रहा है तो व्यक्ति वहाँ से दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये इतने सारे जो कारक थे ये पुश फैक्टर थे या प्रतिकर्ष कारक थे जो व्यक्ति को निवास स्थान छोड़ने को मजबूर करते हैं। ये सारे कारक कौन से थे? पुश फैक्टर थे। अब हम देखते हैं अवकर्ष कारक। अवकर्ष कारक ऐसे कारक जो व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, जो व्यक्ति को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, दूसरी जगह से खुद की ओर ये खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। एक तो है बेहतर अवसर। बेहतर अवसर, बेहतर अवसर किसी जगह पे है तो व्यक्ति उसकी ओर अपने आप ही खिंचता हुआ चला आता है। दूसरा है नियमित काम। नियमित काम, अगर कहीं पे नियमित काम मिल रहा है तो व्यक्ति उसकी ओर अपने आप ही आकर्षित होता है। अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन। ऊंचा वेतन अगर कहीं पे है तो व्यक्ति उस जगह की ओर चला जाता है। बेहतर शिक्षा। बेहतर शिक्षा, अगर कोई बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, शांति आदि की अगर कहीं सुविधाएं हैं, बेहतर अवसर, नियमित काम, ऊंचा वेतन, बेहतर शिक्षा और चिकित्सा, परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन, अगर कहीं ये सारे कारक हैं तो ये अपने आप ही व्यक्ति को इस स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से ये कारक थे प्रतिकर्ष अर्थात पुश फैक्टर, अवकर्ष अर्थात पुल फैक्टर जो आकर्षित करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रवास के परिणामों की, कि प्रवास के क्या क्या परिणाम रहे हैं। तो प्रवास के परिणामों की बात करें हम तो प्रवास के ये परिणाम है आर्थिक परिणाम, जनांकीय परिणाम, सामाजिक परिणाम, पर्यावरणीय परिणाम और अन्य इसके अलावा परिणाम अर्थात इसके प्रभाव। प्रभावों की बात करेंगे। हमारे भारत देश से बहुत सारे राज्यों से, भारत से कई राज्यों से क्या है कि यहाँ से जो प्रवासी जाते हैं वो अपने मूल घर या अपने उस राज्य में वहाँ से खूब सारी धनराशि भेजते हैं, हुंडियाँ भेजते हैं। तो विदेशी राशि जब यहाँ पे आती है तो वो भारत में एक विदेशी विनिमय का स्रोत बनती है। तो क्या है कि आर्थिक कारकों को हम देखें तो हुंडियों का आना, हुंडियों का आना, तो जब विदेशी काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पर हुंडियाँ भेजते हैं जो ये विदेशी विनिमय का प्रमुख स्रोत है। अगर हम इसके बारे में भाई कहाँ पे ज़्यादा राशि आती है तो केरल, पंजाब, तमिलनाडु काफ़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय राशि इन क्षेत्रों में आती है, इन राज्यों में आती है, क्योंकि यहाँ के काफ़ी सारे लोग भारतीय डायस्पोरा के रूप में, भारतीय प्रवासी के रूप में बाहर रह रहे हैं। तो वो काफ़ी सारी राशि इन राज्यों को भेजते हैं जो वहाँ की भोजन व्यवस्था, बिजली, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत सुविधाओं में विकास का कार्य करती है उस राज्य के लिए। और शिक्षा, कृषि में निवेश इन राज्यों में होता है सबसे ज़्यादा केरल, पंजाब, तमिलनाडु में, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय राशि सर्वाधिक मात्रा में इन राज्यों में आती है। और अनियंत्रित प्रवास से क्या होता है कि गंदी बस्तियों का निर्माण होता है। गंदी बस्तियों का निर्माण अनियंत्रित प्रवास से होता है। अगर कोई महिला शिक्षा के लिए
या रोजगार के लिए वह कहीं बाहर की ओर प्रवास कर जाती है तो उसकी स्थिति अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में दिखाई जाती है और यह महिला सशक्तिकरण का, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का प्रतीक है। यदि कोई महिला रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाकर के प्रवास करती है और वहाँ जाके रहने लगती है। इस प्रकार से ये आर्थिक परिणाम थे। इसके अलावा अब हम देखें जनांकीय परिणाम, तो इसमें देश में जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। जनसंख्या का क्या होता है? पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण होता है क्योंकि जो जनसंख्या है वहाँ से महिला जनसंख्या रह जाती है, कहीं पे पुरुष जनसंख्या कम हो जाती है, कहीं पे पुरुष जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये पुनर्वितरण हो जाता है। इससे लिंग और आयु संरचना, इससे लिंग व आयु संरचना पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर किसी गांव से पुरुष कमाने के लिए बाहर चले गए तो लिंग संरचना पर वहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा रह गई, और पुरुष अगर किसी शहर में ज़्यादा चले गए तो वहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पर लिंगानुपात गड़बड़ा जाता है। अगर आयु संरचना की बात करें तो अगर किसी जगह से युवा, कुशल और जो तेज इंटेलिजेंट जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, वहाँ से प्रवास कर जाते हैं, तो युवा अगर प्रवास करे जाएंगे तो उस गांव में या उस शहर में, तो जहाँ पर वो गए वहाँ युवा जनसंख्या बढ़ जाएगी, और जहाँ से गए, जिस गांव से गए, वहाँ पे वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से लिंग और आयु संरचना में इसका प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या संगठन पर इस बाहरी प्रवास का प्रभाव पड़ता है। उद्गम और गंतव्य स्थान पर, उद्गम और गंतव्य स्थान पर जाया जाता है तो यहाँ पर लिंग संरचना या आयु संरचना का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। लिंगानुपात पूरी तरह गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, प्रवासी एक सामाजिक अभिकर्ता के रूप में होते हैं। प्रवासी क्या होते हैं? एक सामाजिक अभिकर्ता के रूप में होते हैं। वह समाज में जाकर के काफ़ी सारे परिवर्तन करते हैं, क्योंकि जो प्रवासी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो अपने यहाँ से काफ़ी सारी संस्कृति लेकर के जाता है, अच्छे अच्छे विचार लेकर के जाता है, अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर के जाता है, तो यह एक वहाँ जाकर के कुछ परिवर्तन करता है। तो यह सामाजिक अभिकर्ता के रूप में बहुत सारी संस्कृतियों को लेकर के जाता है। जब एक जगह जाकर के अनेक जगह से लोग जब वहाँ पे आए हुए होते हैं तो संस्कृतियों का मिलन होता है, जिससे एक मिश्र संस्कृति का वहाँ पर निर्माण होता है। कैसी संस्कृति का निर्माण होता है? एक मिश्र संस्कृति का निर्माण होता है। एक मिश्र संस्कृति का निर्माण होता है। तो नगरों से अगर कोई गांव में आता है तो वहाँ पर एक अच्छे विचार आते हैं, परिवार नियोजन से संबंधित या बाल विवाह रोकने से संबंधित या बालिका शिक्षा से संबंधित और विभिन्न संस्कृतियों के मिलन से संबंधित ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और संकीर्ण विचार हटते हैं, संकीर्ण विचार हट जाते हैं और बृहत विचार या ब्रॉड माइंडेड पर्सन आदमी बन जाता है। इस प्रकार से यह सामाजिक प्रभाव थे। अब हम बात करें अंतिम, यह पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में। किसके बारे में? पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में। तो प्रवास अधिकतर गांव से नगरों की ओर हुआ है या छोटे शहरों से बड़े शहर की ओर हुआ है, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता में। वहाँ जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि होने के कारण वहाँ पर क्या हुआ है कि जनसंख्या का दबाव हुआ है। लोगों को रहने की जब पूरी तरह व्यवस्था या घर नहीं मिल पाई तो वो गंदी बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में वो रहने को मजबूर हुए। जैसे हमारे यहाँ एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती धारावी है, जो मुंबई में है, धारावी बस्ती। इनमें ठीक से रहने की कंडीशन नहीं होती, पानी की व्यवस्था नहीं होती, मकानों का अभाव होता है। गंदी बस्ती में लोग एक एक कमरे में कई कई लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे पानी के निकास की सही व्यवस्था नहीं होती, मल और जल के निकास की सही व्यवस्था नहीं होती, तो काफ़ी सारे हानिकारक हैं। जैसे यहाँ पर वायु प्रदूषण,
मल जल निकास की समस्या, मल जल निकास की समस्या, भौम जल में गिरावट या फिर पानी पीने के पानी की समस्या, रहने की समस्या, और इसके अलावा ठोस कचरा निपटान की समस्या, ठोस कचरा निपटान की समस्या, आधारभूत सुविधाओं पर अधिक दबाव की समस्या, और वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की समस्या। क्यों? ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा बसावट होगी, पेड़ पौधों को काटेंगे, वायु प्रदूषण होगा, वहाँ व्हीकल भी बहुत चलेंगे। तो यह ठोस कचरा निपटान की समस्या, भौम जल गिरावट, मल जल निकास की समस्या, और ये काफ़ी सारी गंभीर समस्याएं होती हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे माइग्रेशन वाला चैप्टर में हमने देखा कि प्रवास में इसके कारण पढ़े, प्रवास का अर्थ पढ़ा, कैसे इसकी जनगणना कब से शुरू हुई 1881 से, फिर हम इसके कारण पढ़े और कारणों के बाद में कैसे इसके परिणाम या प्रभाव होते हैं। तो हमने इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर या अध्याय समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।